भी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके क्लास 10th के विज्ञान अर्थात कि साइंस के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। ये नया मॉडल पेपर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 80 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है। अर्थात कि इसमें 80 ऑब्जेक्टिव और शेष सब्जेक्टिव प्रश्न सेट किया गया है। 80 में से आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, लेकिन हम लोग कुल 80 प्रश्न की चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना प्रश्न अगर आप याद करके जाते हैं तो यहाँ से तमाम प्रश्न आएगा। उसके साथ साथ इस क्लास के माध्यम से आपका एक शानदार रिवीजन होगा। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलिएगा। उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे प्रश्न का आंसर देने के लिए। हम लोग कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे बात करते हैं प्रश्न का। सभी विद्यार्थी के स्क्रीन पे प्रश्न शो कर रहा है, प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम में बोला, बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम की फीलिंग लाने के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसी तरह सेट करके आपको मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी में उसी तरह सेट किया गया और बिल्कुल एग्जाम के लेवल के प्रश्न। पहला प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है सर? कर्मा कुंचन गति पाई जाती है। सभी विद्यार्थी को बताना है कि कर्मा कुंचन गति कहां पाई जाती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जितने भी छात्र कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं ऑप्शन ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्मा कुंचन गति ग्रास नली में। बायोलॉजी से प्रश्न है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी से प्रश्न मिलेगा। सभी चैप्टर से पूरा आपका साइंस का रिवीजन हो जाएगा और बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न है। यहाँ से तमाम प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद जरूर कीजिएगा। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बिल्कुल सीधे सीधे बुक से प्रश्न पूछा है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस दिशा में होता है, यही आपसे पूछा है। तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहिएगा एक दिशा में। कहां होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। तो दूसरा का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है? बाइसेक्सुअल एनिमल्स इसमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है केंचुआ, बकरी, शेर, मनुष्य। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो कहिएगा सर इसमें उभयलिंगी जीव केंचुआ है। जितने भी छात्र कह रहे हैं केंचुआ है, अर्थवर्म, तो आपका सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उभयलिंगी वैसे जीव होते हैं जिसमें मेल और फीमेल जनन तंत्र एक ही जीव में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केंचुआ। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता इसमें से क्या है, यही आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने शो हो रहा है। तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी आपके बुक से प्रश्न है, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए। इसके माध्यम से आपका शानदार टेस्ट हो रहा है। आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा साइंस का चैप्टर जो है नहीं कंप्लीट है, तो उसको क्लास समाप्त होने के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न कितना बार पूछा गया, बिल्कुल एग्जाम के सिर्फ लेवल का प्रश्न है। कह रहा है दांतों का कठोरतम भाग है। आपको बताना है कि दांत का कठोरतम भाग सबसे कौन होता है सर? तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इनेमल क्या है? दांत का सबसे कठोरतम भाग। ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन की विधि आप पढ़े होंगे, उसमें मुकुलन भी है। तो कह रहा है इसमें से किस जीव में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो बिल्कुल आसान लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईस्ट में, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है लेकिन मुकुलन विधि पाया जाता है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है इसमें से? तो जो भी छात्र कह रहे हैं जयांग का भाग है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि गर्हनी भाग है। आपसे पूछा था पहले वर्तिका किसका भाग है, अब पूछ रहा है गर्हनी इसमें किसका भाग है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। भी विद्यार्थी कह रहा है कि गर्हनी छोटी आंत का भाग है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 8 का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपके फिजिक्स के लाइट चैप्टर से मिल गया। प्रश्न पूछा गया है कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी। कि एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है, अगर उसकी दूरी दर्पण से हम बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुछ निश्चित नहीं है। कुछ भी निश्चित अभी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सर अवतल दर्पण की बात हो रहा है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी बुक से प्रश्न लिया गया और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते होंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा अर्थात कि विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। प्रश्न क्या पूछा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगी तो वो
किस दिशा में मुड़ेगी, अर्थात कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण किस दिशा में मुड़ती है, तो ये तो आप याद किए होंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 2 ओम के प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को कैसा जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 प्राप्त हो। कह रहा है 2 हमको प्रतिरोध मिला है, दोनों का है 2 ओम 2 ओम का, तो कह रहा है उसको हम किस रूप में जोड़ेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होगा। मैथमेटिकल प्रश्न है तो उसे हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। आप समतुल्य प्रतिरोध आर निकालना पढ़ेंगे तो पार्श्व क्रम में जोड़िएगा। 1/2 क्या होता है, 1/R1, तो 1/2 और प्लस 1/2 तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, ऊपर 1 1 2 और नीचे 2 1 हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा था। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। आपको बताना है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट किस हम इसमें से युक्ति से डिवाइस से उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, यही आपसे पूछा है। काफी छात्र कह रहे हैं कि जनित्र अर्थात कि ऑप्शन ए जनरेटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका साइंस का तैयारी बिल्कुल शानदार है। ऑप्शन ए काफी छात्रों ने कमेंट किया है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। अर्थात कि जब चालक से हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन उसमें गतिशील कण होते हैं, तो इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन डी सही आंसर करना है। गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी, इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। देखिए क्या पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा जो है नीचे से टूट गया है तो प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा, तो इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा उतना ही में वो अपना प्रतिबिंब अपने नियमानुसार बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त होता है। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम कौन सा डायरेक्शन निकालते हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, तो आप पढ़े होंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अर्थात कि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 16 नंबर प्रश्न आ गया, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि कौन इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। नहीं है प्रश्न पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोल जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अर्थात कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाकी सभी देखिए आपका पवन भी है, जल भी है, सूर्य भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि अभिक्रिया ZnO + Cu Zn + CO2 के बारे में निम्नांकित में कौन सही है। इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, यही आपसे पूछा है कि अभिक्रिया दिया है ZnO + CO और बन रहा है Zn + CO2, तो इसमें से ऑप्शन देखिए और आपको बताना है कौन कथन इस पे लागू होता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ZnO का अपचयन होता रहा है। देखिए यहाँ पे ZnO का क्या हुआ है, अपचयन। O यहाँ पे था और यहाँ से O गायब हो चुका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 17 का सही आंसर है। आगे 18 नंबर प्रश्न फिर अभिक्रिया के उदाहरण से आ गया। आपसे कह रहा है कि अभिक्रिया NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया दिया है, आपको दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको आंसर बताना है। जो है डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण है द्विविस्थापन का, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी याद करते चलिए। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कभी भी किसी भी हाल में गलत कमेंट नहीं करना है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। आपको बताना है कि अम्लीय ऑक्साइड का जब हम विलयन बनाएंगे उसका पीएच मान ज्ञात करेंगे तो इसका क्या होगा। तो काफी छात्र इसका सही सही आंसर दे रहा है कि 4, बिल्कुल सही। 4 जब क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 होता है पीएच स्केल पे, तो 7 उदासीन और 7 से आगे बढ़ते हैं तो क्षारीय अम्लीय पूछा था, तो 7 से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय। तो 7 से कम देखिए इसमें एक ही दिया
था 4, तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें से कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यही आपको बताना है। AgNO3 और Cu जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपके बुक से प्रश्न लिया गया है। आगे 21 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए, आपको परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपको 40 बनाना है। तो अगर आप जितना भी क्लासेज आता है उसको देखते हैं तो 40 प्रश्न यहीं से आ जाएगा, क्योंकि हम लोग काफी क्लास बिहार टॉपर सीरीज और आपके वरदान सीरीज में साइंस के मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा, बस शर्त क्या कि आपको डेली क्लासेज करना है और आंसर देने का प्रयास कीजिए। लास्ट समय में देखिए, इससे 2 बेनिफिट है। एक तो आपका टेस्ट हो रहा है तो आपको पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस स्तर की, और दूसरा आपका संपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है। इस नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है, निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्त तत्व कौन सा धातु है। इसमें से कौन सा धातु का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी पहले से आंसर कमेंट कर चुके हैं ऑप्शन बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, कैल्शियम पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 20। यहां पे देख लीजिए कैल्शियम का क्या होता है 20, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है साइटोन का आकार कैसे होता है। आपको बताना है साइटोन का आकार जो होता है वो कैसे होता है। साइटोन का आकार कैसे होता है, स्टार लाइक अर्थात कि तारा के आकार का होता है, ताराकार। तो राइट आंसर करेंगे 23 का ऑप्शन सी। 24 नंबर प्रश्न बड़ा शानदार है। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। विच पिगमेंट मेक्स द कलर ऑफ यूरिन येलो, यही आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है यूरोक्रोम। याद रखेंगे किसके कारण रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण। तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे 24 का। आगे बढ़ेंगे सर, 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है कि लैटेकस पाया जाता है। लैटेकस इसमें से किसमें पाया जाता है, यही आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे कनेर में पाया जाता है लैटेकस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जैव आवर्धक दर्शाता है। जैव आवर्धक का गुण इस चारों ऑप्शन में से कौन सा दर्शाता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका अध्ययन किए हैं। कागज दर्शाएगा कि डीडीटी की लकड़ी की फल, जल्दी से बताइएगा कि जैव आवर्धक इसमें से कौन सा दर्शाता है। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि डीडीटी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आपका तैयारी शानदार है, डीडीटी इसका सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि एंड्रोजस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस जो है इसमें से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो अगर आप जनन चैप्टर पढ़े होंगे तो कहिएगा ब्रिसन के द्वारा। बिल्कुल सही, टेस्टेस के द्वारा, ब्रिसन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है। अंडो उत्सर्ग का कारण क्या होता है। इससे आसान आसान प्रश्न क्या आएगा, FSH होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी आपके बुक से सीधे सीधे प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। सोचिए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। और ऐसे ही आसान आसान प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपको भी आसानी से ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 सही कर लेना है। कह रहा है जठर ग्रंथि कहां पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है, आमाशय में। काफी छात्र बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। जिनका भी सही आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो डेली इस चैनल से जुड़े हुए हैं और डेली क्लास करते हैं अंत तक। तो आमाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी क्लास आ रहा है एग्जाम के दिन तक कोशिश कर रहा है कि डेली क्लास से जो, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, तो आपका बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, यही आपसे पूछा है। तो 23 का राइट आंसर, शायद प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े थे यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक दिशीय, अर्थात कि एक दिशा में। प्रश्न ऊपर भी मिला था, रिपीट किया है। 31 नंबर प्रश्न का भी तो आंसर किसी भी हाल में 10th का अगर आप छात्र हैं तो आपको आंसर गलत नहीं करना है। अगर 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप गलत करते हैं तो समझिए आपकी बायोलॉजी की थोड़े से भी तैयारी नहीं है। कह रहा है लैंगिक जनन संचारित रोग है। आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ना है जनन चैप्टर में, वहीं से प्रश्न है। कह रहा है लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है। तो काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी एड्स। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी समझिए शानदार है बायोलॉजी का। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि पराग कोश में होता है। आपको बताना है
कि पराग कोश में इसमें क्या पाया जाता है, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। पराग कण कहाँ होते हैं, पराग कोश में। राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया था। आगे 33 नंबर प्रश्न की बात करें, बड़ा शानदार प्रश्न है 33 नंबर। देखिए क्या पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन कितना होगा। आवर्धन कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे 33 का। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए ग्राफ से पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण के लिए आवर्धन m का ध्रुव से फोकस के बीच वस्तु दूरी u के लिए सापेक्ष ग्राफ। करा इसमें से कौन सा ग्राफ जो है एक अवतल दर्पण के लिए आवर्धन m का ध्रुव के फोकस के बीच वस्तु दूरी u के सापेक्ष ग्राफ को दर्शा रहा है, यही आपसे पूछा है। तो ध्यान से अगर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा दर्शा रहा है, ऑप्शन बी। यहाँ पे इसी तरह प्राप्त होता है, लाइन आपको याद होगा अगर बुक में आप ग्राफ पढ़े होंगे तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण के एक चींटी का वेग ध्रुव की ओर 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स है, तो प्रतिबिंब का ध्रुव की ओर वेग होगा। अर्थात कि एक अवतल दर्पण है, वहां पे एक चींटी का वेग जो अवतल दर्पण के ध्रुव की ओर बढ़ रहा है, कितना रफ्तार से बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रतिबिंब ध्रुव की ओर कितना वेग से बढ़ेगा, यही आपसे पूछा है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, सेम रफ्तार से बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, अर्थात कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। शानदार शानदार नया नया यूनिक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी फोकस दूरी के तुल्य है तो आवर्धन होता है। बिल्कुल बुक से प्रश्न है, सीधे सीधे अगर आप बुक पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे। कितना होता है सर, ऑप्शन सी, क्योंकि क्या कहा है देखिए फोकस दूरी वस्तु दूरी के तुल्य है, तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चींटी उत्तल दर्पण से ध्रुव से दूर जा रही है, इसके प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, यही आपको बताना है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए घटता है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है उत्तल दर्पण है और ध्रुव से दूर जा रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, ऑटोमेटिक है, घटेगा। लॉजिकल प्रश्न था, ऑप्शन ए सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि विरल से सघन माध्यम में आती प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से होता है। कह रहा है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, कुछ नहीं होगा, यही आपको बताना है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा होगा, क्योंकि देखिए क्या कर रहा है प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो लाजमी है अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपतन कोण से। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक पिन को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब का आकार। आपको बताना है कि एक पिन को हम लोग उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर, तो बढ़ता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर, क्योंकि उत्तल लेंस और प्रकाशिक केंद्र की फोकस की ओर हम ले जा रहे हैं पिन को, तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वस्तु के नाम पर देखिए पिन दे रहा है, चींटी दे रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 40 नंबर प्रश्न देखिए न्यूमेरिकल से आ गया। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे पिन को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार आपको बताना है, अवतल लेंस है तो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न, अगर फार्मूला आप याद करके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया है, वस्तु का ऊंचाई दिया है, दूरी कितना है उसका, यू का मान, फोकस दूरी कितना है, आप सभी दे दिया है। हल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 40 का राइट आंसर। सी ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है, लेकिन आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और कल फिर हम लोग 6:30 PM आपको टाइम याद रखना है, 6:30 PM पे हम लोग मिलेंगे। तो इसके आगे के 40 प्रश्नों को समझेंगे। तो आपको कल साइंस का रिवीजन करके आना है और कल के क्लास में आपको 40 में 40 सही करना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।